पर सोचती रहती है कि वह योर मैजेस्टी है जो कि थोड़े जवान लग रहे हैं और उस दूसरे व्यक्ति को देखकर ऐसा लगता है कि वह लॉर्ड इयान की तरह दिख रहे हैं। इसका मतलब वह उसके पिताजी हैं। कुछ समय बाद में हिज मैजेस्टी वहाँ से चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद में वहाँ पर एक ब्राउन हेयर लेडी आती है और वो कहती है, डार्लिंग क्या सब ठीक है? वह उसके पास जाती है और कहती है कि क्या योर मैजेस्टी चले गए? और इयान के फादर कहते हैं कि हाँ, मुझे यकीन है कि शोर आप तक पहुंच गया होगा, इसीलिए मुझे इसके लिए माफ करना। और ब्राउन हेयर लेडी कहती है कि कोई बात नहीं, इयान भी अभी सो रहा है, इसीलिए संभवतः उसने कुछ नहीं सुना होगा। उसका हाथ कांप रहा था और वो कहती है कि हिज मैजेस्टी वह उसे बलपूर्वक लागू नहीं करेंगे, है ना? और इयान के फादर उसकी माँ का हाथ पकड़ते हुए उसे सहलाते हुए कहते हैं कि चिंता मत कीजिए, सब ठीक है। और जो कि वह करना चाहते हैं वह वैसा कभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि इयान इकलौता क्राउन प्रिंस है और वह इस बात को भी अच्छे से जानते हैं कि हम दूसरा बच्चा नहीं चाहते हैं। और ब्राउन हेयर लेडी कांपते हुए रोने लगती है और वो कहती है कि कोई बात नहीं, क्या मैं किसी भी दुखी भविष्य को हमारे पास आने से रोकने की पूरी कोशिश करूंगी। यह सुनकर वह कहते हैं कि हाँ, आपने ठीक कहा और उसे गले लगा लेते हैं। ब्राउन हेयर लेडी कहती है कि भले ही हमें सब कुछ जोखिम में डालना पड़े, हम उसकी रक्षा जरूर करेंगे। टियन उनकी बातों को सुनती रहती है और समझती रहती है कि आखिर यह क्या हो रहा है कि अचानक से उसे धुंधला सा दिखाई देने लगता है। यह देखकर वह जल्दी से इयान रोज की ओर जाती है ताकि वे दोनों साथ में रहें क्योंकि यहाँ का दृश्य बदलने वाला था और टियन को भी चक्कर आने लगे थे और वो उसके पास आ जाती है। टियन उसके पास आती है और वो न्या न्या करती रहती है क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी और उसे लग रहा था कि कहीं वह अचानक से कहीं गायब न हो जाए, इसीलिए वह उसे खोना नहीं चाहती थी। अचानक से टियन को जलने की आवाज सुनाई देती है और वो सोचती है कि आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है और उनका स्थान पूरी तरह से चेंज हो गया था और वो सोचती रहती है कि आखिर उस मेंशन में इतनी ज्यादा आग कैसे लगी हुई है। पूरा महल आग में झुलस रहा था और वहाँ पर वैसा ही ब्लैक पोर्टल खुला हुआ था जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक था। वहाँ पर इयान रोज के माता पिता भी थे जिन्हें देखकर टियन सोचती रहती है कि वे दोनों पहले भी थे, वह इयान के माता पिता ही है ना? वह दोनों भी उस ब्लैक होल की ओर ही जाते रहते हैं। यह देखकर टियन चिंतित होती है और उनकी ओर भागते हुए सोचती रहती है कि वह खतरनाक है, वहाँ पर मत जाओ, और वो न्या न्या करती रहती है। इयान रोज की माँ इयान की ओर आगे बढ़ते हुए कहती है कि इयान क्या आप ठीक हैं? कोई बात नहीं, सब ठीक है, आपको इसकी चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। दूसरी ओर इयान रोज के माता पिता को उस ब्लैक होल की ओर जाते हुए देखकर हिज मैजेस्टी चिल्लाते हुए कहते हैं कि प्लीज प्लीज वहाँ पर मत जाओ, सब ठीक है, मैं तुम्हें कभी भी कैद नहीं करूंगा, इसीलिए प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। इयान रोज के माता पिता दोनों उसमें जाने के लिए तैयार थे और उसके फादर कहते हैं कि हिज मैजेस्टी पिताजी, हमने अब सबसे अच्छा विकल्प चुनने का निर्णय ले लिया है, अब इयान का कोई प्रतिस्थापन नहीं करेगा। यह देखकर हिज मैजेस्टी चिल्लाते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं, प्लीज मत जाओ, प्लीज यहीं पर रुक जाओ। दूसरी ओर इयान रोज उन्हें ऊपर से खिड़की से देखता रहता है और उसके पिता उसकी ओर स्माइल करते हुए कहते हैं कि अलविदा इयान मेरे बच्चे, हम हमेशा तुम्हें याद रखेंगे और हमेशा हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम चिंता मत करो। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, टियन बेहोश हो जाती है और यह दृश्य पूरी तरह से बदल जाता है और टियन की फिशेस उसे जगाती है। यह देखकर टियन सोचती है कि यह एक जाना पहचाना सा स्थान लग रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा है। टियन उन सब चीजों को सोचकर विचार करती है कि तो फिर वह सब क्या था, क्या चीजें थी वह सब जो अभी अभी मैंने देखी थी, क्या वे किसी की यादें थी? और उन सब चीजों को देखने के बाद में अब मुझे ऐसा एहसास हो रहा है जैसे मैंने कुछ ऐसा देख लिया जो कि मुझे नहीं देखना चाहिए था। क्या लॉर्ड इयान के माता पिता, क्या वे सच में हमेशा के लिए गायब हो गए या फिर हर किसी के लिए एक दुखद स्मृति जरूर होती है? आइए हम ऐसा सोचे कि हमने ऐसा कुछ नहीं देखा और इसे भूलने की कोशिश करें। लेकिन लॉर्ड इयान रोज उसे दिखाई नहीं देते हैं और वो उसे ढूंढते हुए सोचती है कि लेकिन आखिर लॉर्ड इयान रोज कहाँ गए? हो सकता है कि जब वह अपने माता पिता की ओर भागे तो वह बह गए होंगे। मुझे लगता है कि मैं बस एक पल के लिए ही भागी थी। टियन चलती ही रहती है कि अचानक से वह किसी चीज से टकराकर डर जाती है और वहाँ पर वह वही तकिया था जिस पर वह पहले सोई थी। यह वही पिंक कलर का कुशन है जो मैंने पहले यहाँ पर देखा था। यह इतना बड़ा कैसे हो गया है और यह इतना
आकर्षक क्यों लग रहा है। लिटिल फिश उसके चारों ओर तैरती रहती है और उसे देखकर टियन सोचती है कि आखिर उस पिलो के पीछे इस प्रकार की रोशनी कैसे है, मुझे वहाँ जाकर देखना चाहिए। टियन वहाँ जाकर देखती है और वहाँ पर वही लैंप रखा हुआ था जो टियन ने उसे दिया था। उसे देखकर टियन सोचती है कि यह वही लैंप है जो मैंने इयान रोज को दिया था, लेकिन इसे देखने पर अब मुझे लग रहा है कि इसकी रोशनी काफी कम हो गई है। अगर मैं इसमें अपनी शक्ति इसमें डाल दूं तो क्या मैं इसमें प्रकाश को पुनः स्थापित कर सकती हूँ। इस बारे में सोचते हुए टियन जल्दी से उस लैंप को जाकर गले लगा लेती है ताकि उसमें वह अपनी पावर्स को डाल सके और देखते ही देखते वह और तेजी से ग्लो करने लगता है। यह देखकर टियन खुश होती है और सोचती है कि यह अधिक उज्जवल हो गया है। मैं अपने चारों ओर पहले से अधिक बेहतर तरीके से देख पा रही हूँ। टियन देखती है कि उसके चारों ओर वह सब व्यक्ति पड़े हुए हैं जो कि ब्लैक होल में चले गए थे और वो सोचती है कि जो लोग उसमें फंस गए थे वे बेहोश होकर यहाँ पर लेटे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि अभी तक उनमें से किसी को भी होश नहीं आया है। टियन को अचानक से कुछ दिखाई देता है और उसे देखकर वह सोचती है कि वहाँ पर इतनी सारी ब्लैक एनर्जी एक साथ विशाल भंडार की तरह वहाँ पर एकत्रित क्यों हो रखी है। टियन उस ब्लैक एनर्जी की ओर जल्दी से जाती है क्योंकि उसने इयान रोज को पूरी तरह से चारों ओर से घेरा हुआ था और यह देखकर टियन उसके बारे में बहुत ही ज्यादा चिंतित थी और वो चिंतित होते हुए कहती है, प्रिंस इयान रोज। टियन अभी भी अपनी एनिमल फॉर्म में ठीक से नहीं बोल सकती थी, इसीलिए वह न्या न्या करते हुए कहती रहती है कि दूर हो जाओ, यहाँ से गायब हो जाओ, लॉर्ड इयान को चोट मत पहुंचाओ, उन्हें अकेला छोड़ दो। टियन की लाइट एबिलिटी से कुछ नहीं होता है। यह देखकर वह सोचती रहती है कि यह बहुत ही ज्यादा कसकर चिपकी हुई है, मैं इसे हटा नहीं सकती, मुझे क्या करना चाहिए। शायद अगर मैं और करीब आ जाऊं और अपने हाथों से इस शक्ति को प्रवाहित करूं तो शायद कुछ हो सकता है। टियन अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है और वो अपनी लाइट एबिलिटी को अपने हाथों में एकत्रित करते हुए रोशनी को बहाल करती है जिससे कि वह ब्लैक फॉग गायब हो जाए। वो कहती रहती है, लॉर्ड इयान प्लीज जल्दी से उठ जाओ, प्लीज उठ जाओ। टियन की पावर से वह डार्क पावर हटने लगती है, लेकिन वह अचानक से एक ही जगह पर इयान रोज की गर्दन पर एकत्रित हो जाती है। यह देखकर टियन परेशान होते हुए, घबराते हुए सोचती है कि आखिर वह एक साथ एकत्रित होकर लॉर्ड इयान रोज का गला क्यों दबा रही है। टियन जल्दी से उसके पीछे जाती है और उसे ऊपर उठाते हुए उसे पीछे से गले लगाते हुए सोचती है कि लॉर्ड इयान प्लीज प्रकाश की शक्ति, प्लीज उन्हें वापस ले आओ, प्लीज उनकी मदद करो। टियन लॉर्ड इयान को गले लगाते हुए सोचती रहती है कि मैं अपनी पूरी शक्ति को लॉर्ड इयान को दे रही हूँ और देखते ही देखते वहाँ पर चारों ओर लाइट एबिलिटी की रोशनी छा जाती है क्योंकि टियन पूरी अपनी ताकत से उसे बचाती है। टियन की पावर इतनी तेज होती है कि देखते ही देखते वह ब्लैक फॉग गायब हो जाती है, जिसे देखकर टियन चारों ओर देखती है और सोचती है कि तो वह ब्लैक फॉग गायब हो गई, वह सारी की सारी ऊर्जा समाप्त हो गई। लेकिन लॉर्ड इयान को अभी भी होश नहीं आया था और टियन कहती रहती है कि लॉर्ड इयान प्लीज अपनी आंखें खोलिए, प्लीज उठ जाइए, प्लीज अपनी आंखें खोलिए। लेकिन लॉर्ड इयान बिल्कुल भी अपनी आंखें नहीं खोलते हैं। यह देखकर टियन सोचती है कि इसका मतलब यह है कि उन्हें तुरंत होश नहीं आने वाला है और अचानक से उसे उसकी गर्दन पर एक गोल्डन फिश का निशान दिखाई देता है। उसे देखकर वह सोचती है कि यह तो वही है। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है दूसरी ओर स्टेडियम को दिखाया जाता है जहाँ पर सब कुछ बिखरा हुआ था, सभी घबराए हुए थे और वह कहते रहते हैं कि क्या सच में कोई रास्ता नहीं है उन्हें बचाने का। हिज मैजेस्टी बहुत ही ज्यादा चिंतित थे और वो परेशान होते हुए कहते हैं कि नहीं, इसका कोई रास्ता नहीं है जब तक आप उपस्थान के मास्टर नहीं हैं, इसे खोलने का कोई रास्ता नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता उसके मास्टर के अलावा। और कुछ समय पहले इस उपस्थान को खोलने के लिए मैंने इसके कई सुराग खोजे, इसके लिए पूरे इंपीरियल अभिलेखों को छान मारा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। बल्कि उनको पढ़ने के बाद में मुझे इस बात का एहसास हुआ कि कोई भी बाह्य व्यक्ति उस उपकक्ष में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है और न ही उसमें कोई रास्ता निकाल सकता है। यह सुनकर लॉर्ड कार्सस और लॉर्ड आल्फियस दोनों ही सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि वह दोनों ही टियन को बचाना चाहते थे। वह इस पर बात करते ही रहते हैं कि अचानक से वहाँ पर एक ब्लू कलर का उपकक्ष खुल जाता है और यह सब देखकर वहाँ खड़े सभी नाइट्स और सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं। वह उस पोर्टल को देखकर कहते रहते हैं कि आखिर वहाँ पर हवा में क्या है और अचानक से देखते ही देखते उस उपकक्ष में से लोग गिरने लगते हैं जो कि उस ब्लैक होल में समाहित हो गए थे। नाइट जल्दी से उनकी ओर भागते हुए जाते हैं। वह चिल्लाते रहते हैं कि वह सभी लोग जो कि उस ब्लैक होल में फंस गए थे वह वापस आ गए हैं, वह उपस्थान वापस से खुल गया है। उन्हें चेक करके नाइट कहते हैं कि यह सभी सांस ले रहे हैं, बस यह सभी बेहोश हैं। मुझे उन्हें करीब से देखने पर ऐसा
लग रहा है कि उन्हें कोई बाहरी चोट भी नहीं लगी हुई है। मुझे लगता है कि वह ठीक है। यह सब देखकर लॉर्ड कार्सेस भी उस ओर चिंतित होते हुए जाते हैं और वो कहते रहते हैं कि आखिर टीएन कहाँ है? क्या किसी को वह दिखाई दे रही है? आखिर वह कहाँ है? अचानक से लॉर्ड कार्सेस को दूसरी ओर से आवाज आती है और वो उस ओर देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि टीएन एक बड़ी सी गोल्डन कलर की फिश पर बैठी है और उसके साथ क्राउन प्रिंस इयान रोज भी हैं और फिश बहुत ही ज्यादा लड़खड़ा रही थी। यह देखकर टीएन कहती है कि क्या आप ठीक है फिश? वह जल्दी से उन्हें जमीन पर लेकर आ जाती है और देखते ही देखते गायब हो जाती है। यह देखकर टीएन सोचती है कि वह गायब हो गई है, अब मुझ में कोई ताकत नहीं बची है, इसीलिए वह गायब हो गई। टीएन इस बारे में सोचती ही रहती है कि अचानक से टीएन को आवाज सुनाई देती है और वो सोचती है कि क्या सच में यह पिताजी की आवाज है? तो इसका मतलब यह है कि वास्तव में वह यहाँ बाहर ही है। लॉर्ड कार्सेस टीएन को देखकर खुश होते हैं और वो जल्दी से उसे आकर गले लगा लेते हैं। यह देखकर टीएन भी सरप्राइज हो जाती है क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि उसके पिताजी उसके लिए इतना चिंतित होंगे। वह सोचती रहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह इस बारे में गुस्सा है। अगर ऐसा है तो मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए। और वो कहती है कि पिताजी मुझे इसके लिए माफ कर दीजिए। और ड्यूक कार्सेस टीएन को जेंटली गले लगाते हुए कहते हैं कि मुझे लगा था कि मैंने आपको खो दिया। वह वापस से टीएन को नहीं खोना चाहते थे जैसे कि उन्होंने पहले अपनी वाइफ और टीएन को खो दिया था। यह सुनकर टीएन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोचती रहती है कि मैं कितनी ज्यादा मूर्ख थी। जैसे मैं इयान को खोने से डरती थी वैसे ही पिताजी भी मुझे खोने से डरते होंगे। टीएन इस बारे में सोचकर जोर से रोने लगती है और वो अपने पिता के गले लगते हुए कहती है कि इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, मुझे माफ कर दीजिए। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। वह सभी अंदर आ जाते हैं और हिज मैजेस्टी टीएन से कहते हैं कि मुझे खुशी है कि आपको कोई चोट नहीं लगी। अगर आपके शरीर में कुछ भी गड़बड़ है तो आप मुझे बता सकती हैं। यह सुनकर टीएन कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ठीक हूँ योर मैजेस्टी। दूसरी ओर लॉर्ड आल्फियस को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वह अपनी आंखों से हिज मैजेस्टी को कुछ कह रहे हों और वो विचार करते हैं कि यदि आपकी जाँच पूरी हो गई हो तो प्लीज आप यहाँ से जा सकते हैं योर मैजेस्टी, आपको इस कमरे में रहने का कोई अधिकार नहीं है। यह देखकर हिज मैजेस्टी समझ जाते हैं कि आखिर वह क्या कहना चाहता है और वो सोचते रहते हैं कि मुझे कम से कम उनसे नमस्ते तो कहने दीजिए और उनका हालचाल तो पूछने दीजिए, मुझे वैसे भी जानना है कि आखिर वहाँ क्या हुआ। और ड्यूक आल्फियस उनकी बातों को समझते हुए सोचते रहते हैं कि मैं इस बात का स्वयं भी पता लगा सकता हूँ, बस मुझे अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ में अकेला छोड़ दो। और दूसरी ओर हिज मैजेस्टी सोचते रहते हैं कि ओ माय गॉड, मैंने तो बस एक क्षण ही मांगा था, लेकिन इसके लिए भी आखिर वह इतना भड़क क्यों रहा है। और दूसरी ओर उन दोनों को देखकर टीएन सोचती है कि वे एक दूसरे को आखिर क्यों घूर रहे हैं। हिज मैजेस्टी गहरी सांस लेते हुए कहते हैं कि यह आपके कारण ही संभव हुआ है। इयान ने उत्पात मचाना बंद कर दिया, इसीलिए आपने ही इयान को बचाया है, इसके लिए आपका शुक्रिया। सचमुच मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ प्यारी बच्ची, आप बहुत ही ज्यादा दयालु हैं। और यह सुनकर टीएन कहती है कि नहीं नहीं हिज मैजेस्टी, ऐसा मत कहिए, जो मुझे करना था मैंने वैसा ही किया। हिज मैजेस्टी कहते हैं कि इस तरह की बात दोबारा फिर नहीं होगी क्योंकि क्राउन प्रिंसेस जल्द ही नियुक्त कर दी जाएगी। एक बार इयान को एक साथी मिल गया तो वह अपनी शक्ति साझा करेगा और फिर कभी उत्पात नहीं मचाएगा, और यदि ऐसा होगा तो आप फिर कभी खतरे में नहीं होंगी। यह सुनकर टीएन सरप्राइज हो जाती है और सोचती रहती है कि हाँ, मूलतः वह उसकी पार्टनर है। मैंने सोचा था कि वह इयान की जोड़ीदार होगी, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उस अनमोल और पवित्र बच्चे को देखने के बाद बिना किसी हिचकिचाहट के मैं बिना सोचे समझे खतरे की ओर जाने लगी क्योंकि मैं उसे वैसे ही नहीं छोड़ सकती थी। और जो कुछ भी हुआ उससे हिज मैजेस्टी बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा थे और वो ड्यूक आल्फियस से कहते हैं कि इसके लिए मुझे माफ करना आल्फियस, मैं तुम्हारे सामने अपना सिर भी नहीं उठा सकता। यह सुनकर ड्यूक आल्फियस शांत होते हैं और कहते हैं कि जरा सोचिए आखिर वह उपस्थान कैसे खुला। और चूंकि योहानेस क्राउन प्रिंस अभी भी बेहोश हैं, इसीलिए टीएन क्या आप उस बारे में हमें कुछ बता सकती हैं? टीएन कहती है कि मैं लॉर्ड इयान से बात करती रही, उन्हें जगाने की कोशिश करती रही। मैंने सोचा कि अगर हम वहाँ फंसे रहे तो सभी लोग खतरे में पड़ जाएंगे, इसीलिए मैं उसे बार बार कहती रही कि हमें वहाँ से निकल जाना चाहिए। ड्यूक आल्फियस टीएन की बातों को सुनकर सोचते हैं कि क्या प्रिंस इयान ने अनजाने में टीएन की आवाज पर प्रतिक्रिया की है। टीएन कहती है कि किसी भी चीज से ज्यादा मैं लॉर्ड इयान की हालत को लेकर चिंतित थी, और हाँ, कुछ अंधकार जैसा चिपचिपा पदार्थ उससे चिपका हुआ था, इसीलिए मैंने लाइट की शक्ति के
द्वारा उसे हटाने की कोशिश की। वह गायब तो हो गया, लेकिन उसकी जगह इयान की गर्दन के पीछे कुछ अजीब सा चिन्ह दिखाई देने लगा। यह सुनकर ड्यूक अल्फियस कहते हैं कि कोई अजीब सा चिन्ह, और टियन कहती है कि हाँ, उनकी गर्दन के पीछे एक चमकती हुई फिश का निशान बना हुआ था। यह सुनकर ड्यूक अल्फियस और योर मैजेस्टी दोनों ही शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं क्या सच में? और ड्यूक अल्फियस घबराते हुए कहते हैं कि क्या आपने उस जगह पर छूने की कोशिश की? और टियन उन्हें दिखाते हुए कहती है कि मैं उनके सिर पर इस तरह से दबाव डाल रही थी और उन्हें अपनी शक्ति देने की कोशिश कर रही थी, इस तरह से। यह शायद कुछ ऐसा था जो कि शायद टियन को नहीं करना चाहिए था। और मैजेस्टी भी घबराते हुए कहते हैं कि अल्फियस ऐसा नहीं हो सकता, किसी तरह से भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ड्यूक अल्फियस समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, और वो अपनी मुट्ठी को कसते हुए कहते हैं कि हमें जल्द ही इसकी पुष्टि करनी होगी, इसीलिए बताइए कि योहानेस अभी कहाँ है? यहाँ से सेन शिफ्ट हो जाता है और वो जल्द ही प्रिंस इयान रोज के पास आ जाते हैं। और प्रिंस इयान को देखकर ऐसा लग रहा था कि अभी भी उन्हें होश नहीं आया है। हिज मैजेस्टी इयान के उस निशान को चेक करते हुए कहते हैं कि यह सचमुच यहाँ पर है, हालांकि यह हल्का सा ही दिखाई दे रहा है। हिज मैजेस्टी टियन को अपनी ओर बुलाते हुए कहते हैं कि टियन यहाँ आओ और यहाँ पर अपना हाथ लगाओ। टियन इयान के पास आती है और अपना हाथ वहाँ पर रखते ही उसकी फिश ग्लो करने लगती है और वह चिन्ह वापस से नजर आने लगता है। यह देखकर हिज मैजेस्टी कहते हैं कि तो यह कंफर्म हो गया है, इसमें कोई गलती नहीं है। यह देखकर परेशान होते हुए ड्यूक अल्फियस अपने चेहरे पर हाथ रखते हैं और कहते रहते हैं कि ओ यह क्या हो गया। उन दोनों को ही इस तरह से परेशान देखकर टियन कहती है कि क्या मैंने किसी प्रकार की गलती कर दी है? और यह सुनकर ड्यूक अल्फियस उससे कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। ड्यूक अल्फियस टियन के पास जाते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि यह आपकी गलती नहीं है, यह एक दुर्घटना है, सिर्फ एक दुर्घटना, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। उस निशान के बारे में समझाते हुए ड्यूक अल्फियस कहते हैं कि वह एक छाप है टियन, आपने और योहानेस ने एक छाप जोड़ ली है जो आप दोनों को एक दूसरे से जोड़ती है। और जबकि अब ये कंफर्म हो ही गया है, तो यह देखकर हिज मैजेस्टी कहते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए। और ड्यूक अल्फियस सोचते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, और टियन सोचती रहती है कि एक छाप जरूर कोई बहुत जरूरी बात होगी, क्या यह मेरी वजह से हुआ है? मैजेस्टी कहते हैं कि सचमुच यह अजीब बात है, कोई भी छाप तभी छूट सकती है जब दोनों पक्षों की इच्छा शक्ति मजबूत हो, लेकिन इयान तो बेहोशी में कैसे अपनी छाप को छोड़ सकते हैं? हिज मैजेस्टी यह कहते ही रहते हैं कि दूसरी ओर प्रिंस इयान को होश आ जाता है और वो कहते हैं कि आखिर आपने